मायागंज नाम के गांव में हरिराम अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी सबसे बड़ी बेटी सरोज 11 साल, मंझली बेटी कविता 9 साल और सबसे छोटी बेटी नेहा 8 साल की थी। अपने सर पर 3-3 बेटियों के बोझ को देखते हुए हरिराम ने एक फैसला किया। एक रोज वो अपनी तीनों बेटियों के लिए नई सलवार कमीज लेकर आया और उनसे कहने लगा, अब ये लो बच्चों, ये तुम तीनों के लिए नए कपड़े हैं, इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, इसके बाद तुम तीनों अपने अपने माथे पर कुमकुम भी लगा लेना। क्यों पिताजी, हम कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं बेटी। तो पिताजी, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है जो आप हमें तैयार होने के लिए कह रहे हो। बेटी, आज तुम तीनों को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। कुंती देवी के 3 लड़के हैं और वो अपने तीनों बेटों का रिश्ता 3 सगी बहनों से करवाना चाहती हैं। वो आते ही होंगे। अब तुम तीनों जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद कुंती देवी हाथ में फलों की टोकरी लिए हरिहर के घर आ जाती है। आइए बहन जी, मैं कब से आपकी ही राह देख रहा था। बेटी सरोज, कविता, नेहा, देखो मेहमान आ गए हैं, इनके लिए नाश्ता पानी ले आओ। तीनों नए सलवार कमीज पहनकर और माथे पर कुमकुम लगाकर हाथ में नाश्ता लिए बाहर आती हैं। अरे वाह भाई साहब, नैन नक्श तो बड़े ही सुंदर हैं आपकी तीनों बेटियों के। मुझे तो आपकी तीनों बेटियां भा गईं। अब मैं अपनी तीनों बेटों की शादी आपकी बेटियों से करवाने के लिए तैयार हूँ। सो तो ठीक है बहन जी, लेकिन अगर एक बार आपके तीनों बेटों की उम्र पता चल जाती तो दिमाग से बुरे ख्यालों का बोझ उतर जाता। बेफिक्र रहिए भाई साहब, मेरे तीनों बेटे नाबालिग हैं, तो जाहिर है कि आपकी बेटियों के हम उम्र ही होंगे और मैं भी एक माँ हूँ, तो बेफिक्र रहिए, किसी बूढ़े से मेल ना बिठाऊंगी। अब तो रिश्ता पक्का समझो। हाँ बहन जी, आप निश्चिंत होकर बारात लेकर आइए। कुछ ही दिनों में हरिहर की तीनों नाबालिग बेटियों की शादी कुंती देवी के तीनों नाबालिग बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त हरिहर अपनी बेटियों को सीख देते हुए कहता है, जाओ बेटियों, आज से अपने घर जाओ। अब से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और अपनी सास को अपनी माँ समझना। कुंती अपनी तीनों नाबालिग बेटे बहुओं के साथ अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी छोटी बेटी पूजा हाथ में आरती की थाली लिए अपनी तीनों भाभियों का स्वागत करती है। आपका हमारे घर में स्वागत है मेरी तीनों प्यारी भाभियों। मैं हूँ आपकी ननद पूजा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा पूजा। सत्यानाश, कैसी बेढंगी लुगाइयाँ हो तुम। अरे अपनी ननद को भी कोई नाम से बुलाता है भला। जीजी बोला करो इसे जीजी। फिर तो माँ जी, पूजा जीजी का ब्याह भी हमारी तरह हो गया होगा ना? अभी नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने बाद इसकी भी शादी है। इसके बाद तीनों बहुएं गृह प्रवेश करती हैं। तभी उनकी सास कड़े स्वर में उनसे कहती है, तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, अब तुम आराम कर लो, लेकिन हाँ, सुबह उठने में जरा भी देरी मत करना, समझी? अगर गांव में मेरी जरा भी जग हसाई हुई ना तो देख लेना, तुम तीनों की टांगे तोड़ दूंगी। जी सासू माँ। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और आखिरकार पूजा की विदाई का दिन भी आ जाता है। विदाई की बेला पर कुंती देवी हाथ जोड़कर पूजा की सास से कहती है, समधन जी, मेरी पूजा अभी उम्र की थोड़ी कच्ची है, अगर उससे कुछ भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी समझकर उसे माफ कर देना। पूजा की विदाई होने के बाद कुंती, अरे कहाँ हो मेरी तीनों महारानियाँ, जल्दी यहाँ आओ। जी कहिए सासू माँ, आपने हमें बुलाया? शादी के बाद पूरा घर फैला हुआ है और तुम तीनों हो कि तुम्हें पलंग तोड़ने से फुर्सत नहीं। अरे महारानियों, आराम कर लिया हो तो अब काम भी कर लो। लेकिन सासू माँ, हम तीनों तो अंदर साफ सफाई ही कर रही थी। गज भर की लड़कियाँ, कितना झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हारे बाप ने यही सिखाया तुम्हें? आप हमारे बापू को कुछ मत कहिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से परवरिश की है हमारी। कुंती देवी नेहा के बाल पकड़कर उसे जोर जोर से झकझोरते हुए कहती है, सबसे छोटी है लेकिन जुबान सबसे लंबी है, इसे अंदर रखा कर, समझी? नहीं तो काट फेंकूंगी। आज तेरी अच्छे से हेकड़ी निकालती हूँ। सासू माँ, हमारी बहन को छोड़ दीजिए, हम इसे सब समझा देंगे, वो आगे से ऐसी गलती फिर नहीं करेगी। अच्छे से समझा दो, नहीं तो मेरे गुस्से से फिर इसे कोई ना बचा पाएगा। हाँ। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन कुंती देवी अपनी तीनों नाबालिग बहुओं पर अत्याचार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक रोज जब सरोज अपने कमरे में काम कर रही होती है तो उसका 15 साल का पति अरुण उससे कहता है, अच्छा हुआ सरोज तुम आ गई। देखो ना, मुझसे ये सवाल हल ही नहीं हो रहा। ठीक है जी, लेकिन इस बात का पता सासू माँ को ना चलना चाहिए। अच्छा जी, महारानी को चूल्हा चौका छोड़कर पढ़ने का चस्का लगा हुआ है। हाँ माँ, आप गलत समझ रही हो, वो तो बस मेरी मदद कर रही थी। तू चुप कर, अपनी पत्नी की ज्यादा तरफदारी ना किया कर। और तू महारानी, अगले 3 दिन तक तेरा खाना पीना बंद, समझी? बेचारी सरोज को बिना किए की सजा भोगनी पड़ती है। इसी तरह कुंती देवी के अत्याचारों का शिकार उन तीनों नाबालिग बहुओं को हर रोज होना पड़ता है। फिर एक सांझ दरवाजे की घंटी बजती है। अरे ओ नाज बेटी, जा देख दरवाजे पर कौन आया है। कविता जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसकी ननद पूजा खड़ी होती है। कुंती देवी दौड़ती हुई दरवाजे पर आती है। पूजा मेरी बच्ची, ये क्या हालत बना रखी है तूने?
अंदर आ, बैठ यहाँ पर आ, और तू नाच बेटी, यहाँ बुद्ध बनकर क्या खड़ी है? जाकर जल्दी से मेरी बेटी के लिए जूस ले आ। जी माँ जी, अभी लाई। ये ले मेरी लाडो, जूस पी। और अब बता मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? क्या बताऊँ माँ, मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। सूरज की पहली किरण के साथ जागकर सारा दिन एक पाँव पर काम करती हूँ, इसके बावजूद वो रात दिन मुझे ताने देती है, 2-2 दिन तक भूखा रखती है, और तो और आज उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। अरे ऐसे कोई शादी ब्याह के रिश्ते थोड़ी ना टूटते हैं, तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे ससुराल जाकर समधन जी से बात करती हूँ। अगले दिन कुंती जाकर पूजा की सास आशा से मिलती है। समधन जी, आखिर मेरी बेटी से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने उसे निकाल दिया? आपकी बेटी को कुछ आता जाता तो है नहीं, बहू के नाम पर डब्बा पकड़ा दिए मुझे, जिसे ना तो सही से चूल्हा चौका करना आता है और ना ठीक से कपड़े बर्तन और साफ सफाई का काम आता है। ऐसी बेढंगी बहू मुझे नहीं चाहिए। ऐसी बेटी को तो आप अपने पास ही रखिए। अब आप भी यहाँ से जा सकती हैं। कुंती उदास होकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसकी तीनों नाबालिग बहुएं किस तरह अपनी ननद का ख्याल रख रही है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अगले दिन अपनी तीनों बहुओं के साथ उसके मायके जाती है। बहन जी, आप और ये तीनों सब ठीक तो है ना? मैं अपनी भूल को सुधारना चाहती हूँ। कई सालों से चला आ रहा बाल विवाह अब बेटियों के लिए श्राप बनता जा रहा है। जिस कच्ची उम्र में इनके हाथों में कलम होनी थी, बाल विवाह के कारण वो ही हाथ चूल्हा चौका करने लगे। अब आप इन्हें पढ़ाइए लिखाइए, और जब ये सयानी हो जाएंगी तो मैं इनकी शादी बड़े धूमधाम से अपने बेटों से फिर करूंगी। इस तरह कुंती देवी अपनी बहू और बेटियों के पैरों में लगी बाल विवाह की बेड़ियों को तोड़ती है और उन्हें पढ़ने की आजादी देती है। और कई साल बीतने के बाद जब वो तीनों पढ़ लिख लेती हैं और सयानी हो जाती हैं, कुंती फिर से उन्हें बहू बनाकर अपने घर ले आती है। साथ ही अपनी बेटी पूजा को भी पढ़ा लिखा कर वो उसके लिए योग्य वर देखकर उसकी दूसरी शादी करवा देती है। कुंती देवी की सूझबूझ से उसकी बेटी बहू पढ़ लिख जाती है, लेकिन आज भी कई गांव देहात में कच्ची उम्र में ही बाल विवाह करवा कर माता पिता अपनी बच्चियों को जीते जी मार देते हैं। अरे यार, कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा। ये मानसी कहाँ रह गई? मुझे इन दोनों के बारे में जानना है। आखिर रितु और पंकज के बीच क्या चल रहा है, मुझे बस एक बार पता चल जाए। परेशान मत हो, मानसी आ गई है। अरे यार, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा है। ये पंकज और रितु आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तू अपने लंबे कानों से सुन सकती है? प्लीज मेरा इतना काम कर दे। अच्छा रुक, अभी सुनती हूँ। ये थी मानसी, जो हर जगह अपने लंबे कानों की वजह से अपने कॉलेज और कॉलोनी में मशहूर थी। मानसी के कान लंबे थे, जिनसे वो दूर की बातें भी सुन लेती थी। पंकज और रितु का आपस में चक्कर चल रहा है। वो दोनों शाम को रेस्टोरेंट पर मिलने की बात कर रहे हैं। अरे रितु कुछ और भी कह रही है। चल छोड़ यार, अब तुझे क्या बताऊं। अरे बता ना, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है सुनने की। मैंने इस रितु का बैंड ना बजा दिया तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। बता क्या बोल रही है? रितु ने कहा कि बहन जी टाइप दिखने वाली कोमल अगर उसके और पंकज के रिश्ते के बीच में आई तो उसकी खैर नहीं। क्या? रितु ने ऐसा कहा? अभी उसकी खबर लेती हूँ। मानसी, तेरे लंबे कानों की वजह से आज रितु और पंकज कोमल के हाथों से नहीं बच पाएंगे। अब इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मेरी हेल्प मांगते हैं तो मैं कर देती हूँ। मैं खुद से थोड़ी किसी का बुरा चाहती हूँ। अब मेरे कान लंबे हैं, इनका कुछ तो फायदा उठाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, आज माँ के साथ बाजार जाना है, इसलिए कॉलेज से जल्दी जा रही हूँ। मानसी माँ के साथ बाजार जाती है और रास्ते में कॉलेज की बात अपनी माँ को बताती है। मानसी बेटा, ये बातें अभी तो ठीक है कि तुम किसी की मदद करने के बहाने सच्चाई सामने ले आती हो, पर अपना ध्यान भी रखा करो, तुम्हें कोई नुकसान ना हो। आगे तुम्हारी शादी होनी है। माँ, पहले शादी तो हो जाए, तब की तब देखी जाएगी। वैसे आप मुझे बाजार क्यों लेकर आई हैं? लड़का मिल गया है, इसीलिए तुझे बाजार लेकर आई हूँ, नई साड़ी दिलवाने के लिए। तेरे बाबूजी का कहना है कि लड़का बहुत बड़ा बिल्डर है, अपना मकान, गाड़ी, पैसा सब कुछ है। उन्हें एक सुशील और समझदार लड़की चाहिए, इसलिए उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। इसका मतलब तुमने और बाबूजी ने मेरी फोटो भेज दी, पर मुझे लड़का नहीं दिखाया, तो मैं हाँ कैसे कर दूं? कल आ रहे हैं, आराम से देख लेना। जब तुझे लड़का पसंद होगा हम तभी हाँ करेंगे। लड़के वाले मानसी को देखने आते हैं। मानसी को लड़का पसंद आ जाता है और रिश्ते की हाँ हो जाती है। मानसी की शादी सार्थक नाम के लड़के से हो जाती है। बहू तो बहुत सुंदर है, पर कान कुछ ज्यादा लंबे नहीं हैं। आंटी जी बच कर रहना, भाभी की एक खासियत है, इनके लंबे कान दूर चल रही किसी की बुराइयां भी सुन लेते हैं। हाँ। प्रिया बेटी, ये क्या मजाक कर रही हो? जाओ शारदा आंटी के लिए शरबत लेकर आओ। ये प्रिया ने तो जाने अनजाने मेरे बारे में सच ही बोल दिया।
अरे भाभी, मैं तो आंटी से मजाक कर रही थी। आपने मेरी बातों का बुरा तो नहीं माना ना? पर ये पड़ोस वाली शारदा आंटी ना बहुत चुगली करती हैं, इधर की उधर हमेशा। मानसी की शादी को कुछ दिन बीत चुके थे। ऐसी ही एक शाम आज कितने दिनों बाद रेस्टोरेंट आना हुआ। थैंक यू भाभी, आपके आने के बाद सचमुच हमारे घर में रौनक आ गई है। पसंद भी तो मेरी है। तुम दोनों तो पहले मना कर रहे थे, कान लंबे हैं, अच्छी नहीं लगेगी। क्या ये दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? जाओ, मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगी। अरे वो तो पुरानी बात है, अब तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, सच्ची। अच्छा बताओ, आज अपनी पसंद का क्या खाओगी? और भाभी, मैं तो सचमुच अपने फ्रेंड्स को भी यही कह रही थी कि मेरी भाभी जितनी सुंदर किसी की भी भाभी नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ, व्यक्ति अपने स्वभाव से अच्छा होता है, और मेरी बहू सूरत और सीरत दोनों में अव्वल है। भाभी, आप मशरूम टिक्का खाओगे या पनीर टिक्का? जो तुम्हें पसंद है वही मंगवा लो, मैं वही खा लूंगी। जब तक ऑर्डर आता है जरा मेरे साथ वॉशरूम चलो। मानसी प्रिया के साथ वॉशरूम चली जाती है। प्रिया वॉशरूम में थी और मानसी बाहर खड़ी थी तभी। कल वाले जो मशरूम बचे हुए हैं वही बना रहा है ना, क्योंकि हमें आज वाली ताजी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना है। कितने सालों से इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आज तक किसी को कोई खबर हुई है क्या? नहीं ना। हे भगवान, ये कैसा रेस्टोरेंट है? ये लोग हमें बासी खाना खिलाकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मानसी टेबल पर जाकर सारी बात सार्थक को बताती है। क्या? मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे रेस्टोरेंट में तो रोजाना ही ताजी सब्जियां बनाई जाती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने रेस्टोरेंट की किचन दिखा सकता हूँ। यही दोनों लड़के बासी सब्जियों से खाना बना रहे थे। मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? रेस्टोरेंट के लिए रोजाना इतनी महंगी ताजी सब्जियां आती हैं, वो कहाँ जाती हैं? और ये पुरानी सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? हैं? सच बताते हो या मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करूं? हमसे गलती हो गई सर, हमें माफ कर दो सर। हम ताजी सब्जियां बाजार में बेच देते हैं और पुरानी गली सड़ी सब्जियों से खाना बनाकर ग्राहक को खिलाते हैं। मैं तुम दोनों को इस गुनाह के लिए अभी नौकरी से निकालता हूँ। तुम दोनों अभी के अभी मेरे रेस्टोरेंट से दफा हो जाओ। थैंक यू सर, आपने मेरे रेस्टोरेंट की इमेज खराब होने से बचा ली, नहीं तो इन दोनों लड़कों की वजह से मेरा रेस्टोरेंट बदनाम हो जाता। ये सब मेरी बहू मानसी के कारण हुआ है। धन्यवाद तो आप इसे कहिए। मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमारी इतनी मदद की है, इसलिए आज की सारी स्पेशल डिश आप सबके लिए हमारी तरफ से मुफ्त है। पर कहीं वो डिश बासी सब्जियों से तो नहीं बनी ना? मैम, अब से मैं खुद निगरानी रखूंगा और किचन में ऐसी गलती दोबारा नहीं हो पाएगी, आप इत्मीनान रखिए। वाह भाभी, आप तो ग्रेट हो। आज आपके कारण मुफ्त का मजेदार खाना खाने को मिला। इसका मतलब आपके लंबे कान होने का तो बड़ा फायदा है। वो तो है। मैं अपने कॉलेज और अपनी पूरी कॉलोनी में इसी वजह से तो मशहूर रही हूँ। और सब मिलकर खूब जोर से हंसते हैं। अगले दिन दोपहर में सार्थक का फोन आता है। मानसी, मैं घर पर अपनी एक फाइल भूल गया हूँ और यहाँ साइट पर कोई है भी नहीं जिसके हाथ से मंगवा लूं। क्या तुम मुझे फाइल पकड़ा कर जा सकती हो क्या? ठीक है सार्थक, मैं अभी फाइल लेकर पहुँचती हूँ। मानसी फाइल लेकर सार्थक के पास पहुँचती है, पर सार्थक उस वक्त वहाँ नहीं था। सार्थक, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। अब तुम 10-15 मिनट वहीं नीचे ऑफिस में बैठो, मैं पहुँचता हूँ। अरे, ये तो नीरज है। इसे तो सार्थक ने मुझे बताया था इसके लापरवाह स्वभाव के कारण नौकरी से निकाल दिया था, पर ये उस आदमी के साथ क्या बातें कर रहा है? मुझे कान लगाकर सुनना होगा। देखो, तुम्हें ये बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे घटिया मटेरियल यूज करना होगा, ताकि कुछ दिनों में ही बिल्डिंग गिरकर मलबे में बदल जाए और सारा इल्जाम उस सार्थक पर आ जाए जिसने मुझे नौकरी से निकलवाने की हिम्मत की थी। आप चिंता मत करो, मैं सब काम संभाल लूंगा, बस आप मेरे पैसे तैयार रखना, ठीक है? इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कितना बेईमान इंसान है ये नीरज, अभी भी बाज नहीं आया। ये तो भगवान का शुक्र है कि इनकी बातें मैंने सुन ली। अभी सार्थक को सारी बातें बताती हूँ, अब तुम दोनों की खैर नहीं। क्या हुआ मानसी, तुमने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? मैं थोड़ी देर में ही आ रहा था। ये देखो सार्थक, मैंने अपने फोन में वीडियो बनाई है। इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये नीरज जिसे तुमने नौकरी से निकाल दिया था, वो नीरज तुम्हारी बिल्डिंग में काम करने वाले वर्कर के साथ क्या बातें कर रहा है। नीरज इतना घटिया इंसान निकलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मानसी, तुम चिंता मत करो, मैं इस वीडियो को पुलिस को दिखाकर इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सार्थक पुलिस को वो वीडियो दिखाता है और बेईमान नीरज के साथ उस बेईमान वर्कर दोनों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। मानसी, तुम नहीं जानती हो, तुमने अनजाने में मेरे हाथों कितना बड़ा गुनाह होने से मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। पर तुम्हें इतनी दूर से बात करते हुए नीरज और वर्कर की आवाज सुनाई कैसे दी? सार्थक, शायद तुम मेरे लंबे कान भूल गए। मेरे लंबे कान दूर की बातें भी साफ साफ सुन लेते हैं। सार्थक मानसी को लेकर घर पहुंचता है और सारी बात माँ और प्रिया को बताता है। इस बात से वो दोनों भी बहुत खुश होती हैं। मेरी बहू लाखों में एक है।